हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को मैंने इन नोट्स में एनसीईआरटी की हर लाइन कवर करते हुए लिखा है और मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगी। बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस ध्यान से सुनना है सबने और एक बार इन नोट्स को रिवाइज कर लेना है पढ़ने के बाद, और फिर पीवाईक्यूज़ कर लेने हैं। एंड जो भी नीट में आए हुए हैं आपके सभी सॉल्व होंगे, ज़रूर सॉल्व होंगे। ध्यान से नोट्स को पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक लाइन कवर्ड है और एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताऊँगी। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। और एक और बात, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, मतलब कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी थी हमें। जो फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी हमें एरिस्टोटल ने। सॉरी, क्या हो गया। जो हमारे पास फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन दी थी वो किसने दी थी हमारे पास, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, पता नहीं क्या थे, जो भी थे, एरिस्टोटल ने क्या दिया था, फर्स्ट टाइम पहली बार हमारी क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट और एनिमल में क्या कर दिया, डिवीजन कर दी। अब प्लांट में इन्होंने फर्दर डिवाइड किया, ट्री में, श्रब में और हर्ब में। अब एनिमल में इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक हो गया इनाइमा और एक हो गया अनाइमा। एक हो गया इनाइमा और एक हो गया अनाइमा। इनाइमा का मतलब है कि रेड ब्लड जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है ना, उसको इन्होंने दे दिया आपका इनाइमा में, और जिसमें रेड ब्लड नहीं था उसको इन्होंने कर दिया अनाइमा में। ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे एब्सेंट। और जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट होगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट है वो किस में गया, अनाइमा में, और जिसमें प्रेजेंट था वो किस में गया, इनाइमा में। अब ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है प्रेजेंट की और ये शॉर्ट फॉर्म है एब्सेंट की। सो ये देख लेना ध्यान से। इनीमा का मतलब रेड ब्लड सेल प्रेजेंट, रेड ब्लड सेल एब्सेंट अनाइमा में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास सबसे पहले हमें पता लग गया किसने दी थी, एरिस्टोटल ने। अब फर्दर आगे जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे नई नई साइंटिस्ट जो वो आते गए, उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशंस देते गए। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो हमारी किसने दी थी, लिनानियस ने दी थी। ये हम सबको याद ही रहता है। तो प्लांट प्लस एनिमल में इन्होंने डिवाइड किया था। थ्री किंगडम जो क्लासिफिकेशन थी वो हमें दी थी हैकल ने। इन्होंने क्या किया था, प्लांट प्लस एनिमल प्लस प्रोटिस्टा जो ग्रुप जो है वो इन्होंने जोड़ा था। अब फोर किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो कोपलैंड ने दी थी। कोपलैंड ने प्लांट में किंगडम में, एनिमल किंगडम में, प्रोटिस्टा में और मोनेरा में क्या किया था, इसको डिवाइड कर दिया था। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा ऐड किया, इन्होंने क्या किया, मोनेरा ऐड कर दिया। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखना आर.एच. विटेकर ने दी थी। जो इन्होंने डिवाइड किया प्लांट किंगडम, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और इन्होंने क्या किया, फंजाई को एक अलग किंगडम दे दिया। अब सिक्स किंगडम जो क्लासिफिकेशन थी वो कार्ल वॉइस ने दी थी। कार्ल वॉइस ने दी थी। इन्होंने क्या किया, सब कुछ सेम था, बस इन्होंने जो मोनेरा है ना इसको क्या कर दिया, दो में डिवाइड कर दिया। एक यू बैक्टीरिया का अलग से किंगडम होगा और आर के बैक्टीरिया का अलग से होगा। बस ये याद रखना है। इसमें जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम भी पूछ सकते हैं, और टू किंगडम तो याद ही रहता है, थ्री किंगडम भी याद कर लेना, पर मोस्टली ये पूछे जाते हैं। पर ये भी याद करने हैं, ऐसा नहीं कि इनको नहीं याद करना, ये भी ज़रूर याद होना चाहिए कि टू किंगडम किसने दिया, लिनानियस ने, थ्री किंगडम हैकल ने, रिपीट करो मेरे साथ, फोर किंगडम कोपलैंड ने, फाइव किंगडम आर.एच. विटेकर ने, सिक्स किंगडम आपका दिया था कार्ल वॉइस ने। अब नेक्स्ट हम बात करें तो प्रॉब्लम्स विद अर्ली क्लासिफिकेशन। अब ऐसा थोड़ी था कि इन्होंने तो क्लासिफिकेशन दे दी हुई थी पहले, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसमें क्या थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सभी जो नीचे लिखे हुए किंगडम्स हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये भी आगे आए, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दी, तभी ये वाली चीज़ बनी आगे की टू किंगडम। फिर टू किंगडम में कुछ प्रॉब्लम्स बनी, फिर थ्री किंगडम आए, फिर थ्री किंगडम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर फोर किंगडम, फाइव, सिक्स, ऐसे चला। तो उनमें क्या जो अर्ली क्लासिफिकेशन हुई उसमें क्या थी प्रॉब्लम्स, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप हो सके तो चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर्ड है। सो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, Bryophytes, Pteridophytes, Gymnosperm, Angiosperms, all under plants due to presence of cell wall। अब क्या था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको क्या कर दिया, प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इनमें क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट थी।
सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास ये आई कि जो फंजाई थी वो हेट्रोट्रॉफ होती है और जो प्लांट थी वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन फिर भी क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, इकट्ठे ग्रुपिंग कर दी थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास ये आई, जो क्लैमिडोमोनास था और जो स्पायरोगायरा था, इनको क्या किया, साथ में ग्रुप कर दिया। क्या प्रॉब्लम हुई, जो क्लैमिडोमोनास था वो क्या होता है, हमारे पास यूनिसेलुलर होता है, लेकिन जो स्पायरोगायरा होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, फिर भी इन दोनों को क्या किया, साथ में ग्रुप कर दिया हुआ था। फोर्थ हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई कि फंजाई सेल वॉल किससे बनी होती है, उसकी काइटिन से, और प्लांट्स की बनी होती है सेल वॉल किससे, सेलुलोज से, फिर भी क्या किया, इनको टुगेदर ग्रुप कर दिया था, साथ एक ही ग्रुप में इनको डाल दिया गया था। तो हमारे पास ये 4 प्रॉब्लम्स आई थी, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ही पूछा जाता है, बिल्कुल माइंड में रखना। आर.एच. विटेकर का क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, आर.एच. विटेकर ने क्लासीफाई किया था 5 किंगडम में, लेकिन किसके बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन की थी, तो ये 5 जो क्राइटेरिया हैं वो उसने देखे थे, रखे थे। क्या था, सेल स्ट्रक्चर देखा उन्होंने, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। क्या, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को देखते तो हम उसके बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसके अंदर की बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, फिर वो खाता क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फिर वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की उसके पूर्वज कैसे थे। क्या, पहले स्ट्रक्चर फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, रिपीट करेंगे मेरे साथ, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आर.एच. विटेकर कवर्ड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैसे जो आपका 5 किंगडम है, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें 5 किंगडम जो है उसको ही फर्दर आगे अच्छे से इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे 5 किंगडम को पढ़ने वाले हैं, जो कि किसने दिया था, हमारे आर.एच. विटेकर साहब ने, सर ने दिया था। चलिए अब पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, 2 ग्रुप्स बनाए। प्रोकैरियोट्स में हमारा कौन सा इंक्लूडेड होता है, सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम है, दैट इज किंगडम मोनेरा। और यूकैरियोट्स में हमारे आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। सबको ये याद होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ मोनेरा और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर के बाहर क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। लेकिन जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के केस में, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है आपका प्रोकैरियोट्स के केस में। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हम सब 10th 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स आर मल्टी सेलुलर। लेकिन इन्होंने इस बेसिस पे नहीं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिवाइड किया, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स को इस बेसिस पे नहीं डिवाइड किया कि वो मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोट्स में डाल दिए यूनिसेलुलर वाले और यूकैरियोट्स में डाल दिए मल्टी सेलुलर वाले, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या देखा, प्रोकैरियोट्स में उन्होंने किन किन ऑर्गेनिजम्स को डाला जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था, एब्सेंट था, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था उनको इन्होंने डाला यूकैरियोट्स में। तो मोनेरा क्या था, यूनिसेलुलर था और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, इसलिए प्रोकैरियोट्स में आया। लेकिन यूकैरियोट्स में ये सब तो हमें पता है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो प्रोटिस्टा है ये यूनिसेलुलर होता है, फिर भी ये यूकैरियोट्स में आता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ध्यान से सुनना, जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर है होने के बावजूद भी यूकैरियोट्स में आता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, सोल मेंबर है मोनेरा का मतलब कि अकेला मेंबर है। मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस धरती पे, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो है बैक्टीरिया। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर्ड है, यहाँ पे ध्यान से देखो। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किन की होती है, बैक्टीरिया की होती है। आजकल असर्शन रीजनिंग आ रही है, वो ज़रूर उसमें ये लाइन्स आपको दे सकता है और पूछ सकता है कौन सी करेक्ट है, कौन सी नहीं है, कौन सा रीज़न है, कौन सा नहीं है। सो ये सभी बातें आपके माइंड में उस टाइम आनी चाहिए कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसकी होती है, बैक्टीरिया की होती है। न्यूट्रिशन, इनके न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड है, एक तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, एक तो बात ये होगी। लेकिन
जो ऑटोट्रॉफिक है ना वो सम, मतलब कि जो कुछ बैक्टीरिया सिर्फ वही क्या है ऑटोट्रॉफिक। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपके पास अगर 100 हैं, 100 बैक्टीरिया हैं तो उसमें से सिर्फ आपके 20 जो हैं वो हैं ऑटोट्रॉफिक, बाकी सारे कितने बचे, 80 जो बचे हमारे पास, बाकी सारे क्या है हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक आपके बाकी सारे हैं मेजॉरिटी में। अगर आपसे पूछा जाए मेजॉरिटी मतलब कि ज़्यादातर मेजॉरिटी में बैक्टीरिया क्या है, तो आप बोलोगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका। अगर पूछे फ्यू लिखा होगा तो आप करोगे कि फ्यू बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ये ज़रूर माइंड में रखना ही रखना है, यहीं पे कंफ्यूज करता है वो यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं शेप। तो शेप हम सबको पता है, विब्रियो हो सकती है डेट इज कोमा शेप्ड हो सकते हैं, कॉकस स्फेरिकल, बेसिलस मींस रॉड शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरलम मतलब स्पाइरल। ये आपके डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी, तो उसको देखते चलो साथ साथ में। नेक्स्ट हम बात करें आर्के बैक्टीरिया, तो लिव इन हार्श हैबिटेट। आर्के बैक्टीरिया मतलब सबसे पुराने बैक्टीरिया जो सबसे पहले आए थे। तो आर्के बैक्टीरिया हमारे जो है वो बहुत ही हार्श कंडीशंस का मतलब है कि बहुत ही जहाँ पे लाइफ होती नहीं है वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्यों सर्वाइव कर सकते हैं, उसका कोई रीज़न होगा ना। उसका रीज़न ये है कि उनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो हार्श कंडीशन में भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। अब इनके ये हैबिटेट्स लिखे हुए हैं, ये कैसे कैसे हो सकते हैं। हेलोफाइल्स हो सकते हैं। हेलोफाइल्स वो आर्के बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉल्टी एरिया में रहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स वो आर्के बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। और मिथेनोजेंस वो आर्के बैक्टीरिया होते हैं जो कि मार्शी एरिया में रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया की हम बात करें तो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल हेट्रोसिस्ट। ये आपका डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसको देखो उसको साइनोबैक्टीरिया का। उसमें क्या है, एक हेट्रोसिस्ट होता है साइनोबैक्टीरिया में, जहाँ पे क्या होती है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है ना उसकी फिक्सेशन होती है। हेट्रोसिस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो ओफन फॉर्म ब्लूम इन वाटर। ब्लूमिंग हो जाती है इनकी वाटर में। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया के पास याद रखना क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देखो, जिलेटिनियस शीथ के थ्रू ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। एनसीईआरटी में नो स्टॉक का आपको डायग्राम दिया हुआ, उसको देखते चलो। इनके अराउंड क्या होती है, जिलेटिनियस शीथ प्रेजेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया हो गया। अब एक और बात यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इनवर्ट फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोजोम। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना इनवर्ट फोल्डिंग हो जाती है। जैसे ना ये आपका क्या है, सेल वॉल है, इसके अंदर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ट फोल्डिंग ऐसे हो जाती है, ऐसे, जैसे कि ऐसे हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो फोल्डिंग यहाँ पे हुई है ना, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर। सो ये जो आपका यहाँ पे ये जो फोल्डिंग हुई है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मीजोजोम्स बन जाते हैं। ये डायग्राम भी दिया होगा एनसीईआरटी में, मेरे हिसाब से दिया हुआ है। सो ये क्या बन जाते हैं, मीजोजोम्स बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास, अब हम बात करें रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की, तो मेनली बाय फीजन, बाइनरी फीजन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो। स्पोर फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है ना तब ये स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, इसका डायग्राम भी शायद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, देखो उसको। और क्या होता है, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, सो आपको मैं डायग्राम देखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस जो नीट है ना वो डायग्राम के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछता है, तो डायग्राम भी देखते चलो। अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये याद रखना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आपका माइकोप्लाज्मा होता है। कैन सर्वाइव विदाउट O2,
ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। ये चीज़ माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट O2। मैनी आर पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक होता है नेचर में, और इनमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये ना नीट में ऐसे दे दिया जाएगा आपको कि क्या बोलेंगे वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर माइकोप्लाज्मा या फिर रॉन्ग फॉर माइकोप्लाज्मा। सो ये आपको सभी स्टेटमेंट उसकी याद होनी चाहिए, ये सभी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। सो हमारे पास यहाँ पे हमारा अब क्या हो गया, किंगडम जो हमारा मोनेरा था वो ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा पे। यहाँ से हमारा किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट हो रहा है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमारे पास 5 आते हैं। पहला आता है यूग्लिनॉइड्स, फिर आते हैं क्राइजोफाइट्स, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। सबसे पहले हम बात करें क्राइजोफाइट्स की, तो क्राइजोफाइट्स के अंदर आपके आते हैं डायटम प्लस गोल्डन एल्गे। क्या आते हैं, डायटम प्लस गोल्डन एल्गे। एक और बात यहाँ पे मुझे याद आई है, डायटम को बोलते हैं ब्राउन एल्गे, याद रखना, डायटम को बोलते हैं ब्राउन एल्गे। सो याद रखेंगे सभी, डायटम को बोलते हैं ब्राउन एल्गे। ये नीट में आया हुआ था क्वेश्चन एक बार कि डायटम का दूसरा नाम क्या होता है, ब्राउन एल्गे। ए के बाद क्या आता है, ऐसे याद रखो कि ए के बाद क्या आता है, बी, तो बी से क्या हो गया, ब्राउन एल्गे। डायटम इज व्हाट, ब्राउन एल्गे, एंड गोल्डन एल्गे इज डेस्मिड्स। गोल्डन एल्गे को क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा क्राइजोफाइट्स को बोलते हैं ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं इनको, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। सेल वॉल फॉर्म ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। सोप बॉक्स तो सबने देखे होंगे। क्या होता है, इनके जो सेल वॉल है वो ओवरलैपिंग शेल्स की फॉर्मेशन करती है, जो जिससे क्या होता है ये दोनों साथ में फिट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। फाउंड मोस्ट इन फ्रेश प्लस मैरीन वाटर, फ्रेश में भी पाई जाती है ये, मैरीन में पाई जाती है। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। क्या होता है ये, जैसे फिशेज़ हैं वो एक्टिव स्विमर्स होते हैं, मतलब कि जैसे पानी यहाँ पे बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है आपका पानी, तो वो इस डायरेक्शन में भी स्विम करेंगी, इस डायरेक्शन में स्विम करेंगी। लेकिन जो आपकी ये जो है क्राइजोफाइट्स, जैसे ये पानी है आपका, ये पानी है और इस तरफ जा रहा है आपका पानी, इस तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी इस डायरेक्शन में ही बहे चले जाएंगे, मतलब कि पानी का बहाव जहाँ इनको ले जाएगा ये उसी डायरेक्शन में चली जाएंगी। अब है फ्लोट पैसिवली वाटर, प्लैंकटन है इसका एग्जांपल। वॉल्स एम्बेडेड विद सिलिका, इंपॉर्टेंट। डायटोमिशियस अर्थ, सेल वॉल डिपॉजिट, इनकी सेल वॉल की डिपॉजिट से क्या बनती है, डायटोमिशियस अर्थ बनती है, इंपॉर्टेंट। यूज़ है इनका, पॉलिशिंग में यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, इंपॉर्टेंट। हु आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, द आंसर इज डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। नेक्स्ट हम बात करें डाइनोफ्लैजिलेट्स की, जो कि प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड है। डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कलरफुल ड्यू टू पिगमेंट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड। इनमें एक पिगमेंट होता है, कोई भी पिगमेंट, नाम नहीं दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिक, इनमें एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट तो होता है लेकिन इनका जो एनसीईआरटी है ना उसमें दिया नहीं हुआ कि कौन सा पिगमेंट होता है, तो नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन सरफेस, सेल वॉल पे क्या होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। 2 फ्लैजिला होता है इनके पास, डायग्राम देखो, 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसफर्स, मतलब कि एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो उसको। रेड टाइड्स बाय गोन्यूलैक्स, अच्छा एक गोन्यूलैक्स है, इसका एग्जाम्पल ही है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स का। वो क्या लेके आता है, रेड टाइड लेके आता है। टॉक्सिन रिलीज किल मैरीन एनिमल्स, क्या होता है जब रेड टाइड आती है तो एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मैरीन एनिमल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। और ये रेड टाइड कौन लेके आता है, गोनेलेक्स लेके आता है, ये दिमाग में रखना। अब बात करें हम यूग्लिनॉइड्स की, तो यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल इज प्रेजेंट विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। डायग्राम देखो, इनमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, पेलिकल इंपॉर्टेंट, विच इज प्रेजेंट विच मेक्स देयर बॉडी, ये क्या करती है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनमें भी 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। इनमें क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है एक ट्रांसवर्स होता है। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हेटरोट्रॉफ इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब है प्रेजेंस, इसका मतलब है एब्सेंस। सो ऑटोट्रॉफिक कब होती है ये, जब सनलाइट इनको मिलेगी तब ये ऑटोट्रॉफिक बिहेव करेंगी, अपना खाना खुद से बनाएंगी। लेकिन जब सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगी, अपना खाना दूसरों से लेंगी। पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, जैसे हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं वैसे इनमें होते हैं।
सो स्लाइम मोल्ड्स की बात की जाए तो ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब कि अपना खाना मरे हुए चीज़ों से लेते हैं, तो ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है तब ये फॉर्म स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फेवरेबल जब कंडीशन होती है, याद रखना, तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। स्पोर ट्रू सेल वॉल होते हैं। जो इनके स्पोर्स होते हैं उनके पास क्या होती है, ट्रू सेल वॉल होती है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। डायपोज्ड बाय एयर, डिस्पर्स्ड बाय एयर, मतलब कि एयर से डिस्पर्स हो जाते हैं आसपास, और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। और ट्रू सेल वॉल होती है इनके स्पोर्स के पास, और ये याद रखना सैप्रोफाइटिक होते हैं नेचर में। अब बात करें हम अगर प्रोटोजोन्स के बारे में, तो ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के रिलेटिव्स हैं। कौन, प्रोटोजोन्स, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। प्रोटोजोन्स के अब टाइप होते हैं हमारे पास, एक होता है एमीबॉइड प्रोटोसिस्ट प्रोटोजोन्स, एक फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात की जाए तो ये प्रीडेटर होते हैं। अमीबा प्रीडेटर हो सकते हैं जैसे कि अमीबा, पैरासिटिक हो सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में एंट अमीबा, और सिलिका शेल्स होते हैं इनके सरफेस पे। फिर से मैं बताती हूँ, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर कौन है, आपका अमीबा। पैरासिटिक हो सकते हैं, ये पैरासिटिक का एग्जाम्पल है एंट अमीबा। अब हम बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में, तो है फ्लैजिला, ट्रिप्सिन, इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नाम से पता लग रहा है क्या होता है, ट्राइपनसोमा। जो ट्राइपनसोमा प्रोटोजोन है, जो क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। बहुत बार पूछा गया है ये, ट्राइपनसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। याद रखना, माइंड में रखना, जरूर रखना। ट्राइपनसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन हमारे पास क्या होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। हैव कैविटी, गलट, इनके पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम इज सीलिएटेड प्रोटोजोन। स्पोरोजोन्स की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये आप डिजीज हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ते हो स्पोरोजोन्स के बारे में डिटेल में। सो यहाँ पे हमारा प्रोटोजोन्स फिनिश हो गया, मतलब कि किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश हो चुका है। और हाँ, फंजाई कर लें, फंजाई एक सेकंड देख लेते हैं कितना है। तो फंजाई जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, लेंथी हो जाती है। सो यहाँ तक पढ़ेंगे आज। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फंजाई से लेके टिल एंड तक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, अच्छे से रहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आई है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ऐसे ही पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।